आज 85% लोग 15% से ये मांग कर रहे हैं। हम वो स्थिति ला देना चाहते हैं कि 15% को 85% से मांग करनी पड़े कि हमारा हक आता है। यानी 85% जनता पिछड़ी जाति से है, केवल 15% जनता को आप ये कह सकते हैं कि वो पिछड़ी जाति में नहीं आती। संसाधनों को यदि आप देखें कि उन पर कब्जा किनका है, तो आप देखेंगे कि जो 85% जनसंख्या है उनका कब्जा केवल 15% है, और जो 15% जनसंख्या है उनका कब्जा 85%। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में चल रहा है। और उस अभाव में चलते हुए जिस वर्ग का उसको लाभ हो रहा है, जिस वर्ग को उसका लाभ हो रहा है, वो वर्ग नहीं चाहता कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनना होनी चाहिए। सबको ये पता लग जाना चाहिए कि हमारे देश में हमारी कितनी जनसंख्या है, किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है, उस वर्ग का देश के संसाधनों पर कितने प्रतिशत कब्जा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज जिस शख्सियत को आपसे रूबरू करा रहा हूं उसका मकसद ये है, ये बताने के लिए कि आप भले ही धार्मिक मदान्धता के शिकार हों, राष्ट्रवाद की चाशनी में डूबे हुए हों, लेकिन ऐसे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं जिनको दिख रहा है कि संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रिटायर्ड न्यायमूर्ति बीरेन्द्र सिंह यादव जी मेरे साथ में हैं। इससे पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। अब लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बड़ी बैठक हुई, तमाम संगठनों के लोग यहां जुटे। क्या मकसद है सर? देखिए, सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस एक ऐसा अलायंस है जो भारतवर्ष में सामाजिक न्याय के ऊपर कार्य कर रहे संगठन एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाएं। क्योंकि सभी सामाजिक न्याय के समर्थन करने वाले संगठन करीब करीब सबके उद्देश्य एक ही हैं, लेकिन सबकी आवाज अलग अलग होने से उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना हम लोगों ने सोचा है कि सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस बनाकर सबको संगठित करके उस आवाज को, सामाजिक न्याय की आवाज को उठाया जाए। पूरे देश भर में संगठन बनाने का उद्देश्य है? पूरे देश भर में संगठन पहले से ही बने हुए हैं। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस पूरे भारतवर्ष के लिए अलायंस है, जिसमें भारतवर्ष के सभी संगठन जुड़े हैं। 25 तारीख को जो 25 जुलाई को जो आंध्रा भवन में दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी, उसमें पूरे भारतवर्ष से सामाजिक न्याय के संगठन एकत्रित हुए थे और सभी ने एक मुश्त आवाज उठाई थी कि सब एक साथ हैं और एक साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। हम लोगों ने सेवानिवृत्त होने के बाद, हम और जस्टिस ऐश्वर्या साहब आंध्र प्रदेश से हैं, हम लोगों ने ये निश्चित किया है कि हम लोग अपना, जब तक हमारे शरीर में दम है तब तक हम इस बात को उठाते रहें कि जो बात पहले से चली आ रही सामाजिक न्याय की, उसको पुरजोर तरीके से लागू किया जाए। लखनऊ में आप आए, बीजेपी ऑफिस के पीछे यानी कि दारुल सफा, मतलब योगी के गढ़ में ही किन किन मुद्दों पर चर्चा करी आपने? अब देखिए, बीजेपी का मुख्यालय कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, दारुल सफा के ब्लॉक ए में ये मीटिंग हुई है और इसका जो एजेंडा था, वो पहला एजेंडा तो सभी की जातिगत जनगणना कराने की बात उठाई गई है। हम सबकी जनगणना चाहते हैं कि सबकी जनगणना होनी चाहिए। जिस प्रकार से SC, ST और माइनॉरिटीज की जो जनगणना होती है, उसी प्रकार से हर वर्ग की, उसमें OBC भी आता है और अदर वर्ग भी आते हैं जिनको आप सामान्य जाति कह लीजिए, जितने भी लोग हैं सबकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। सबको ये पता लग जाना चाहिए कि हमारे देश में हमारी कितनी जनसंख्या है, किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है, उस वर्ग का देश के संसाधनों पर कितने प्रतिशत कब्जा है। जिस लखनऊ में आप बैठे हैं, कुछ दिन पूर्व अवध बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम आए। मुझे जानकारी हुई, हैरत हुआ कि 120 साल बाद अवध बार एसोसिएशन में कोई OBC नहीं, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी यानी कि देश के बहुसंख्यक तबके से पहला व्यक्ति अध्यक्ष बना है। ये 120 साल बाद ऐसा हो रहा है। न्यायिक सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर लोग संघर्ष नहीं करना चाहते? देखिए, पिछड़ी जातियों को, जिसमें मैं खाली OBC की बात नहीं करता हूं, मैं SC, ST, माइनॉरिटी सहित पिछड़ी जातियों की बात करता हूं। पिछड़ी जातियों को जिस तरह से हमारे देश में सुविधाओं से वंचित रखा गया है, उन
उस तरह वंचित रहने की वजह से शिक्षा का अभाव इन जातियों में रहा है। धीरे धीरे अब जागृत हुआ है ये समाज, पढ़ा लिखा समाज है, ये वकील भी बन रहा है, जज भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है, डॉक्टर भी बन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से उनके जो संगठन हैं, वकीलों का संगठन है, तो वकील अब जो है पिछड़ी जातियों के वकील भी बहुत हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपनी आवाज़ उठाने के बाद ऐसे पदों को प्राप्त करेंगे। और ये अच्छी खुशी की बात है कि लखनऊ में पहली बार पिछड़ी जाति से कोई अध्यक्ष बना है। जब जजेस की बात होती है तो बार बार ये बात आती है कि वहां परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद सब कुछ हावी है। तो वास्तव में जब चुनने का वक्त आता है जजेस में से, तो लोगों की कमी है बैकवर्ड एससी से, या फिर वहां पर खेल हो जाता है? देखिए, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाने का जो प्राविधान दिया गया है, वो प्राविधान अभी तक लागू नहीं हुआ है। एक बार जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ही वो समाप्त कर दिया गया और उसमें कुछ ऐसे संशोधन कर दिए गए या कुछ ऐसी बातें कह दी गई जिससे उसको दोबारा लागू किया जाए या दोबारा बनाया जाए। हमारी सरकार को चाहिए कि जब प्रतिबंध नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अभी भी बनना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है, वो कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था के अभाव में चल रहा है। और उस अभाव में चलते हुए जिस वर्ग का उसको लाभ हो रहा है, जिस वर्ग को उसका लाभ हो रहा है, वो वर्ग नहीं चाहता कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बने, इसलिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हमारी तो ये मांग होगी आगे चल के कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाए, जो संविधान में व्यवस्था है उसे लागू किया जाए। इतना ही नहीं, मैं ये भी बता सकता हूं कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाए जाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुद्दत से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज तक हम भारत में इंडियन जुडिशियल सर्विस नहीं बना पाए और उसका कारण यही है कि पिछड़ी जातियों को किसी तरह से उनका उत्थान न हो जाए। इसलिए जितना हम इनको डिले कर सकते हैं उतना हम करें और वो करते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम जातिवार जनगणना कराने में सक्षम नहीं हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, केंद्र सरकार ने जो कहा है कि हम जातिवार जनगणना कराने को सक्षम नहीं है, पहले कहा था कि हम नहीं कराएंगे, उससे पहले राजनाथ जी ने कहा था कि हम कराएंगे। ये सब ऐसे खेल हैं जो मैं समझता हूं कि हम आम जनता को भ्रमित करने वाले हैं। वरना कोई भी भारत सरकार, वर्तमान सरकार हो या इससे पहले सरकार आई थी, कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जो साधन संपन्न न हो और एक जनगणना, जाति जनगणना न करा सके। 1931 में लास्ट जाति जनगणना हुई थी, तब तो इतने संसाधन भी नहीं थे। आज तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस स्थान पर पहुंच गया है कि आज तो ये कराया जाना बहुत आसान है। लेकिन 1931 में जब कराया जा सकता था, आज ये कह के यह कराने में हम सक्षम नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, ये तो इसकी तो हम भर्त्सना करते हैं। और बहुत ही अविवेकी निर्णय है ये भारत सरकार का, जिसकी हमने आलोचना आज अपने इस SRA के संगठन में भी की है। एक अंतिम सवाल, एक खास तबका जिसको कहा जाता है कि अल्पसंख्यक है लेकिन देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए है, जातिवार जनगणना से क्या डर है कि वो पोल पट्टी खुल जाएगी? देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि 1931 की जनगणना के अनुसार जब 52% OBC है और टोटल अगर वो मान के चले आप जो भी 85-15 का एक रेशो आता है, यानी 85% जनता पिछड़ी जाति से है। केवल 15% जनता को आप ये कह सकते हैं कि वो पिछड़ी जाति में नहीं आती है। लेकिन देश के इस संसाधनों को यदि आप देखें कि उन पर कब्जा किनका है, तो आप देखेंगे कि जो 85% जनसंख्या है उनका कब्जा केवल 15% है और जो 15% जनसंख्या है उनका कब्जा 85% है। तो हमारा मुहिम है कि 85% 85 बनाम 15 की बजाय 15 बनाम 85 हो जाए। आज 85% लोग 15% से ये मांग कर रहे हैं। हम वो स्थिति ला देना चाहते हैं कि 15% को 85% से मांग करनी पड़े कि हमारा हक दो।
ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर के आना जरूरी था क्योंकि बार बार इस बात पर सवाल उठते हैं कि अमूमन मुद्दों की बात वो करते हैं, सरकार पर सवाल वो उठाते हैं जिनको कुछ हासिल करना होता है। ये दो लोग मेरे सामने ऐसे उदाहरण हैं, आप और जस्टिस ईसु सरैया साहब। आपको कुछ हासिल नहीं करना है, पूरी जिंदगी बीत चुकी है, जस्टिस के पद से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन जानते हैं उस पद पर रहने के बाद कि किस तरीके से देश के संवैधानिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, देश के बहुसंख्यक तबके के हक को मारने की कोशिश की जा रही है। इसी बीड़ा के साथ आप लोग लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। युवाओं को निश्चित तौर पर इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप